हाँ जी, थैंक यू सो मच. Hello everybody, welcome to Olympiad Corner, welcome to your own class. I am your educator Priyanka and let's begin with a bit of chemistry. और थोड़ा सा आज फास्ट ट्रैक मोड पे रहेगा. कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे और जोर शोर से तैयारी में लगे होंगे, आई एम श्योर. और आपके लिए एक बहुत अमेजिंग पेज क्रिएट किया गया है, लैंडिंग पेज, वेब लैंडिंग पेज, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स दी हुई हैं. आप वहां जाके गूगल फॉर्म भरिएगा. आपके लिए तैयारी जोर शोर पर हो रखी है और आपके लिए वहां पे कुछ PYQs हैं, कुछ ELPs हैं, कुछ पेपर्स हैं, राइट. और गूगल फॉर्म भरने पर आपको 5 और पेपर्स मिलेंगे, राइट. तो आप जल्दी से जाइएगा और जल्दी फॉर्म भरिएगा. फॉर्म में करेक्ट डिटेल्स होने पर ही वो 5 पेपर अवेलेबल होंगे, तो डिटेल्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट. एक्स्ट्रा 5 पेपर्स आपको तभी अवेलेबल होंगे जब आपकी डिटेल्स उसमें आप करेक्टली फिल होंगी, मतलब मैच कर जाएंगी, तभी सही तरीके से आपको भेज दिया जाएगा फॉर्म. आपकी डिटेल्स सही होने पर ही आपको मिल पाएगा ना, राइट. तो नहीं, चिंता मत करो निलय, बिल्कुल चिंता मत करो. गुड इवनिंग क्रिश, गुड इवनिंग रोहित. ड्यू टू होम इशू, बंटी, रोहित, इस समय जो भी आसपास चल रहा है, जब आप कुछ बड़ा काम करने के लिए तैयारी करते हैं ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. आपको ही वो ये चीज, मतलब आपका टेस्ट हो रहा है कमिटमेंट कि आप अपने गोल से कितना कमिटेड हैं, इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स इस समय आ रही हैं. जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उस बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा बात करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, राइट. सोल्यूशंस पे बात करते हैं जैसे तैसे, जब भी आप बैठे और बस एक बार अपनी क्लास रिवाइज करते रहें. जो जो सुना है उन बातों को रिकॉल करते रहें. जितना टाइम मिले आपकी प्रॉब्लम्स के बीच में से, उसमें से टाइम निकालिए और फोकस करिए कि बस ये सिर्फ कुछ दिन की बात है. 26 तारीख विल बी डन. उसके बाद प्रॉब्लम्स को आराम से सेलिब्रेट करेंगे. हाँ, सेलिब्रेट करेंगे कैसे कि यही प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मेरा जोश पूरे तौर पे, इन्हीं को मैंने एड्रेस करने के लिए अपना समय पूरा अपनी क्लास को दिया है, अपने टॉपिक्स को दिया है. चलो, और निलय, शिव, गुड इवनिंग. निलय, चिंता मत करो, अभी करवा रही हूँ सब. रोहित, धीरे धीरे नहीं, जल्दी जल्दी कर देंगे. कृष, हेलो अंश, हिमांश मेहता. हाइड्रोकार्बन बॉन्डिंग रिएक्शन, बेटा हाइड्रोकार्बन्स जो ये केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ये आता ही बहुत कम है. आपको मेनली फिजिकल केमिस्ट्री करना है, मेनली 50-60% फिजिकल केमिस्ट्री, बचा हुआ इनऑर्गेनिक, और बहुत कम, ओनली 10%, लेस देन इवन दैट ऑर्गेनिक है. तो आपको इसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है. आज के क्लास में हम जितना करेंगे उसमें ऑलमोस्ट सब कवर हो जाएगा, ठीक है. यस, वेरी गुड. अनंत, गुड इवनिंग. NACJS आर्मी वापस आ गई है, वेरी गुड. स्टार्टिंग से पढ़ना एडवांस तक. एडवांस तक की जरूरत नहीं है यहाँ पे. NACJS के अंदर बिल्कुल ऑर्गेनिक बहुत कम आता है, लिमिटेड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्लास 10th वाला, और उससे थोड़ा सा ज्यादा जितना बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो, बस उतने से रिलेटेड कुछ कुछ, राइट. वेरी गुड अनंत. शिव, आई एम वीक इन कार्बन. कुछ वीक नहीं होता है, थोड़ी सी मेहनत और करनी होती है, थोड़ी सी समझ और डेवलप करनी होती है. ये शब्द अपनी डिक्शनरी से हटा दो, वीक स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं होता है. यू आर ऑलवेज द बेस्ट शिव, ठीक है. हाँ, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे क्रिश, डोंट वरी. बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे. रोहित, वी आर विद यू, डोंट वरी, ठीक है. वो सब वरीज कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दो. अपने टारगेट पे इस समय आपका सारा ध्यान अपने टारगेट पे होना चाहिए. आपने इतने समय जो मेहनत करी है उसी पे सारा ध्यान होना चाहिए, उसी से फ्रूट्स निकाल के लाने. जितनी भी टेंशन आए उसे सब साइड करो, बोलो वेट, आफ्टर 26 वील मीट यू आफ्टर 26. रहेंगी तो ठीक है, नहीं तो चल देंगे तो अच्छी बात है. मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ, RMO का प्रिपरेशन कर रहा था. अनंत, कोई बात नहीं, अब रिवीजन जोर शोर पे करना, ठीक है. हेलो अंश, हिमांश मेहता हो गया. फिजिकल हाफ डन, वेरी गुड. बस उसको रिवाइज करते रहो, फिजिकल हाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार अच्छे से रिवाइज करो. जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना बढ़िया है. ठीक है उत्कर्ष, ओके कर लिया. और थोड़ी अनवस्थी रह गई है.
देखो जो क्वेश्चंस कर चुके हो आप लोग जो भी लिख रहे हो, आप लोग जो भी क्वेश्चंस, यस अंकुश, जीओसी की अभी जरूरत नहीं है बेटा, अंकुश जीओसी की जरूरत नहीं है। प्री बोर्ड एनएससीजेएस कोलाइड कर रहे हैं तो एनएससीजेएस एक ही दिन होगा। प्री बोर्ड की जो आप तैयारी कर रहे हैं बस आप अपना एग्जाम देके आइए और सारा टाइम इस पे ही फोकस करिएगा, ठीक है। प्री बोर्ड 9th में हो गया ना, जीतू 10th में हो तुम। वन शॉट है, हाँ बेटा वन शॉट का ही स्लॉट है, उतना ही स्लॉट अवेलेबल है तो उसी में करना पड़ेगा। हिमांश, इनऑर्गेनिक, पीरियोडिक और बॉन्डिंग इन दोनों के लेक्चर्स अवेलेबल हैं इसी स्ट्रीम के अंदर, मतलब इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको MNR सर के मिल जाएंगे, पीरियोडिक एंड बॉन्डिंग के भी लेक्चर्स, ठीक है। आप उनको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड में देखिएगा, राइट, उसमें पूरी प्लेलिस्ट मतलब बना हुआ है। नहीं, केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा आइडिया लेना बेटा जरूरी है, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आइडिया तो होना चाहिए। चलिए, बहुत सारी बात हो गई है, अब थोड़ा सा हम शुरू करें, अदरवाइज हमारे पास टाइम कम है। वेरी गुड उत्कर्ष, बहुत बढ़िया, आपने वहां तक कर लिए तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ बिल्कुल अंश, बस अब टाइप करना बंद करो, चलो। ऑल राइट, सो केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और किसकी बात करने आए हैं हम यहाँ? आज हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो देखिए, कार्बन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, जल्दी बताओ, कार्बन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? अरे भाई व्हाट हैपेंड? हाँ जी, कार्बन लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 14 पीरियड सेकंड, यही पढ़ा था, ठीक है। ग्रुप 14 पीरियड सेकंड, और इसके बारे में और क्या जानते हैं आप? प्रोटॉन्स कितने हैं? 6, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6, और बाकी न्यूट्रॉन्स कितने हैं? वो भी 6। आइसोटोप्स कौन कौन से हैं? आइसोटोप्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। आई होप आपको आइसोटोप्स याद होंगे क्या होते हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें, अच्छा, इसमें से ये वाला जो कार्बन का आइसोटोप है ये है रेडियो एक्टिव, और क्या काम आता है? दिस इज यूज्ड फॉर कार्बन डेटिंग। अब ये कार्बन डेटिंग क्या होती है? कार्बन डेटिंग होती है बहुत सारी जो हजारों सालों से फॉसिल्स हमको मिलती आ रही हैं, उन फॉसिल्स की डेट किसने डाली? आपने, मैंने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, किसने डाली भैया? ये कार्बन ने डाली, ठीक है। हर चीज में हमें कहीं ना कहीं कार्बन मिल जाता है। कितना कार्बन 14 प्रेजेंट होना चाहिए, हमने इसके बारे में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में बात करी थी जब हमने ये डिस्कस किया था कि इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे 12 आया, ठीक है। बहुत कम परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, और जिस परसेंटेज में प्रेजेंट होता है कंपाउंड सैंपल में होना चाहिए, और जिस परसेंटेज में हमको मिलता है कितना डीके हो गया उसका टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड एक कॉन्सेप्ट होता है, उससे इसका टाइम कैलकुलेट करते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट बोलूंगी, आप भले ही इसको स्लो करके सुन लेना, दोबारा सुनना, क्योंकि आई वॉन्ट कि मैं पूरा कवर कर दूं। नरेंद्र, हेलो नरेंद्र, ये क्या है? 1 2 1 3 1 4, क्या है ये? 14, वेरी गुड। अच्छा, ओके 12 13 14। हाय खुशमीत, चलो बढ़िया है, आ गए तुम, ओके है ना। थोड़ा सा कैचअप करने की कोशिश करिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भैया? इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड हैं वैलेंस शेल के अंदर। जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं वो आप क्या जानते हैं? 2,4। ये कैसे आई भाई? 2,4। इसको अगर हम एक्सपेंडेड नोटेशन में लिखें तो 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2। अब अगर हम इसको और डिटेल में देखें कि कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ से थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर कनेक्ट कर रही हूँ जो आपको मनाराम सर ने क्वांटम नंबर्स कराए होंगे, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर जो चीजें दिखाई होंगी, बस वही उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे। 1s2 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल्ड हैं, 2s2 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फिल्ड हैं। p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन्स रखने की होती है, और 6 इलेक्ट्रॉन्स रखने की होती है। ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं, लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास p ऑर्बिटल में रखने के लिए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हैं,
ये कहलाई इसकी ग्राउंड स्टेट। क्या कहलाई इसकी? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होती है? हमने बात करी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट होती है अनएक्साइटेड स्टेट, जिसमें नॉर्मली एटम प्रेजेंट है, जिसमें स्टेबल कंडीशन में एटम जो है प्रेजेंट है। अब हमने इसको थोड़ी एनर्जी दे दी तो क्या होगा? क्या होगा ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये 1s1 तो बिल्कुल अंदर वाला शेल है। देखिए बॉन्डिंग कहां पर होती है? बॉन्डिंग कौन से इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करती होती है? सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करके होती है। तो बॉन्डिंग क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व करके होती है, तो जो भी चेंजेस आएंगे, आप देखिए इसका वैलेंस शेल कौन है? सेकेंड शेल। कौन है वैलेंस शेल? सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। आखिरी शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो है सेकेंड शेल। तो सेकेंड शेल के अंदर ही बॉन्डिंग होगी, ठीक है। ये कहलाया इसका वैलेंस शेल। तो यहां से क्या होगा? जैसे ही इसको थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी कहीं से भी, किसी भी सोर्स से, सो यहां पे जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये तीन तो ओरिजिनल कंडीशन में है, और यहां से ये एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उछल के, कौन सा वाला? ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, ठीक है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस शेल में, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4, ठीक है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो बताओ कार्बन क्या करता है? कार्बन शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स। अब बात आती है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन्स शेयर क्यों करता है। एक बार थोड़ी सी हम बात कर लें, अभी हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है। एक छोटी सी बात और बीच में कर लेती हूँ, अबंडेंस की बात कर लेती हूँ। अबंडेंस अर्थ क्रस्ट में, ये टॉपिक फिर रह जाएगा, उधर मैं निकल लूंगी। फिर अर्थ क्रस्ट में कितना प्रेजेंट है बताओ? एक अर्थ क्रस्ट में, एक एटमॉस्फेयर में कितना? 0.02% और इधर 0.03%, ठीक है। इतना कम क्वांटिटी में कार्बन प्रेजेंट है, फिर भी पूरे इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन के अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में इतना सा ही कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन इतने सारे कंपाउंड्स कार्बन के अवेलेबल हैं जिसकी वजह से पूरी एक ब्रांच ऑफ साइंस बन गई है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री जो कि कार्बन और उसके कंपाउंड से डील करती है। मैं आपके अभी बीच बीच में देखूंगी कम, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अभी मैं आपको व्हाट्सएप नहीं, क्या बोलते हैं इसको, चैट बॉक्स में रिस्पांस आपको थोड़ा सा अभी कम दूंगी, क्योंकि मैं पढ़ा दूं फटाफट, ठीक है। फिर मैं बीच में ब्रेक लेके देख लूंगी। ओके, सो एटमॉस्फेयर के अंदर 0.02% जो है वो ही उतना ही कार्बन प्रेजेंट है। सो इतना कम परसेंटेज होने के बाद भी कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो इट इज ड्यू टू सर्टेन रीजंस, वो रीजंस अभी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अबंडेंस की बात कर ली हमने। फिर कार्बन जो है, ओके, तो कार्बन, अब वापस हम यहीं आ जाते हैं, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में बात कर रहे थे, तो इसकी वैलेंसी पे आते हैं हम। हाँ, तो ये हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होता है? हर एलिमेंट को, मैंने कहा आपसे कि इसको, हर एलिमेंट को क्या जरूरत होती है? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ताकि वो स्टेबल हो जाए। अब कार्बन जो है उसके आखिरी शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 और चाहिए स्टेबल होने के लिए। क्या? 4 और चाहिए स्टेबल होने के लिए। लेकिन तो वो क्या करे? वो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दे या किसी के 4 इलेक्ट्रॉन्स ले ले, ठीक है। तो अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देगा तो C+4 हो जाएगा, और कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एलिमेंट से ले लेगा तो C-4 हो जाएगा। लेकिन दोनों में ही ऐसा कंडीशन नहीं होता है, ना तो C+4 ना C-4। ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? कार्बन क्या करता है? कार्बन करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों करता है ऐसा? पहले हम उस पर बात करते हैं। कार्बन +4 क्यों नहीं बना पाता? आप देखिए कार्बन का जो साइज है ना वो बहुत छोटा है। एक बार आप ग्लिम्स लीजिए, यहाँ पे कार्बन का +6 में न्यूक्लियस है, ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये देखो मैंने बनाया तो बहुत बड़ा है दिखने में, भाई बनाने में तो मुझसे बड़ा ही बनेगा ना, कितना छोटा बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन ये ना बड़ा कॉम्पैक्ट है। आप देखो अंदर न्यूक्लियस में 6 का पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन्स और उसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर देखा जाए, वैलेंस शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स को 6 प्रोटॉन्स जो है बहुत कलेक्टिवली जोर से खींच रहे हैं। तो अपनी तरफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स है बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, किससे?
+6 से, +6 ने -4 को बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। तो अब क्या प्रॉब्लम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाना। छोटा एटम है, कार्बन के पास 2 ही शेल है, छोटा एटम है, इस छोटे से एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बहुत सारी एनर्जी चाहिए। जो नेचुरली रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर ऐसे एटमॉस्फेयर में इतनी एनर्जी थोड़ी होती है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाए। कोई स्पेशल कंडीशंस हो तो बात अलग है, ठीक है, वो भी टेम्पररी होगा, राइट। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाना, निकाल के ले जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो कार्बन है ये +4 नहीं बना पाता, ये +4 नहीं बना पाता क्योंकि न्यूक्लियस ने बहुत कॉम्पैक्टली इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा है। फिर आ जाओ -4 पे। -4 क्यों नहीं हो पाता? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब आप सोचो न्यूक्लियस में यहाँ पे मान लो बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन आने पड़ेंगे, ठीक है, बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन्स आने पड़ेंगे। दिख रहा है भाई साहब कितने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए एक शेल में, और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कितना सारा रिपल्शन, रिपल्शन यानी कि एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। और ये सारी कहानी क्यों हो रही थी? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। ये सारी कहानी क्यों हो रही थी? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। और वही हमने बिगाड़ दी, इतना सारा नेगेटिव चार्ज एक साथ रखे। ज्यादा नेगेटिव चार्ज एक साथ यानी कि रिपल्शन ज्यादा, रिपल्शन ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी खत्म, राइट। तो यहां पर इसीलिए C-4 भी नहीं हो पाता। तो क्या करें? तो क्या करें? स्टेबल ना हो, कंपाउंड ना बनाए, ऐसा नहीं है। कार्बन इज वेरी वर्सेटाइल, कार्बन बहुत कमाल की चीज है। इसीलिए वो क्या करता है, वो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं भैया? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। किससे? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अब शेयरिंग का क्या मतलब है? शेयरिंग का मतलब है, वापस यहां आ जाओ, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बॉन्ड कितने बनाएगा? 4 ही बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बताओ, एक बार जल्दी से बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि भाग रही हूं मैं थोड़ा सा तेज। जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, जल्दी से बताओ, समझ आ रहा है? पकड़ पा रहे हो? हाइब्रिडाइज स्टेट नहीं बताई मैंने अभी, आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया कृष्ण, चमक गया। दिव्यांग बहुत बढ़िया। जीतू ये ओके, वेरी गुड, चलो ठीक है, ओके ओके ओके। हाँ थोड़ा सा भागना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा तुम्हारा वजन कम हो जाएगा भाग भाग के, थोड़ा मेरा हो जाएगा। बहुत स्लो हूँ मैम, स्पीच और बढ़ा लूँ, स्पीड और बढ़ा लूँ मैं? यार इससे ज़्यादा तेज थोड़ी भाग पाऊंगी। हाँ चलो चलो ओके। हाँ जी, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद क्या करेगा, कैसे करेगा? यहाँ पे दूसरा मान लो ये हाइड्रोजन से, ये कार्बन है, ये एक कार्बन है और इसके पास है ये 4 इलेक्ट्रॉन। आई होप रेड कलर दिख रहा होगा, ठीक है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे करेगा ये हाइड्रोजन से बॉन्डिंग, ठीक है, हाइड्रोजन से बॉन्डिंग। इस तरीके से हम कोवेलेंट बॉन्ड्स शो करते हैं। तो 2 2 2 डुप्लेट पूरी होगी हाइड्रोजन की और ऑक्टेट पूरी होगी कार्बन की। देखो जरा, ऑक्टेट पूरी होगी कार्बन की, दिख रही है यहाँ पे ऑक्टेट पूरी होते हुए, यस। अब इसको यहाँ पे कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में कैसे होगा? ये तो वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है जो हम लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। शेयरिंग दिखाते हैं कि कैसे शेयरिंग हुई है। यहाँ पे देखो, यहाँ क्या होगा, एक और हाइड्रोजन आएगा। एक्चुअली क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट में है, एस की एनर्जी पी से कम होती है, एस की एनर्जी पी से कम होती है। तो यहाँ पे इनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है वो? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अलग अलग एनर्जी लेवल से कैसे बॉन्ड बन पाएंगे? तो क्या होता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाएंगे। कितने? 4, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, 4 हाइब्रिडाइज्ड। अब ध्यान से देखना, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मतलब एक s और 3 p मिलके हाइब्रिडाइज हुए हैं, एक s और 3 p मिलके हाइब्रिडाइज हुए हैं। तो हम इसको कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। अब इनके साथ हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन के पास है 1s, एक इलेक्ट्रॉन, एक और 1s का हाइड्रोजन आएगा, ठीक है। ऐसे 4 1s के हाइड्रोजन्स आएंगे, 1s, ऐसे 4 हाइड्रोजन्स आएंगे 1s वाले, और यहाँ पे ऐसे पेयरिंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से पेयरिंग कर लेंगे और ये मीथेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब बताओ, कार्बन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कि नहीं हो गए? ऑक्टेट पूरी हो गई कि नहीं हो गई? इसी को हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसी को हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑलराइट,
चलिए, तो जब ये शेयरिंग कर पाता है तो शेयरिंग ये कितने प्रकार से कर पाता है, ठीक है, ये तो मैंने एक टाइप बताया। अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है इसको, इसके अंदर जो ये शेयरिंग हुई है, देखिए जब भी शेयरिंग होती है तो दोनों जो कंबाइनिंग एटम्स हैं वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं। शेयरिंग हमेशा दो नॉन मेटल के बीच में होगी, एक मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो वहां बनता है आयनिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे दोनों ही जने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, कोई इलेक्ट्रॉन देने को तैयार नहीं है, तो क्या होगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, इनके बीच में शेयरिंग होगी। भैया ऑक्टेट तो सबको पूरी करनी है, स्टेबिलिटी सबको अचीव करनी है, तो इनके बीच में हो जाएगी शेयरिंग। तो जब शेयरिंग होगी तो इस तरीके से कुछ शेयरिंग होती है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस जब भी होती है तो जो दोनों कंबाइनिंग एटम्स होते हैं वो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप यहां देखिए, कार्बन के पास भले ही 4 इलेक्ट्रॉन हो, उसने हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन से देखिए एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर रखा है। और इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस लाइन को हम बोलते हैं बॉन्ड, और एक बॉन्ड लाइन का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों कंबाइनिंग एटम्स द्वारा कंट्रीब्यूटेड एक इलेक्ट्रॉन। राइट, आई होप ये क्लियर होगा। नहीं, हाइब्रिडाइजेशन के बिना नहीं होगा ना बेटा, एनर्जी लेवल्स अलग अलग हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन के बिना बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, हेलो, हाई कोर कॉन्सेप्ट। बेटा बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ा है क्या अभी? बेटा संस्कार क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन बीच बीच में जैसे जैसे नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस मैं वहां पे करवाऊंगी। अभी तो जो टीचिंग टॉपिक है, पहले टीचिंग जरूरी है, मतलब आपको एक बार एटलीस्ट आइडिया तो हो कार्बन कंपाउंड्स का। हाँ, क्या डाउट है बेटा? हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल समझ नहीं है। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये 3 आप जानते हैं एस ऑर्बिटल की एनर्जी जो क्लोजर होता है न्यूक्लियस से, एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, एस, पी, डी और एफ। एस की एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर शेल में, देखो 2s की एनर्जी 2p से कम होगी। अब इसकी एनर्जी कम है तो हाइड्रोजन तो सारे इसके पास आ जाएंगे, पी के पास कौन जाएगा? बॉन्डिंग कैसे हो पाएगी? सेम एनर्जी लेवल पे हो तभी तो बॉन्डिंग हो पाएगी ना। तो वही बात बताई है कि इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स की हो जाती है। ये एक s 3 p के साथ मिक्स होकर के 4 सेम एनर्जी के हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लेता है, जिनकी एनर्जी लेवल सेम होता है, उनको हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब सबकी एनर्जी एक जैसी है, अब हाइड्रोजन आएगा और सबके साथ बॉन्ड बना लेगा आसानी से। क्यों? ये तो मैंने भी बताया है आप लोगों को, ये तो मैंने भी बताया आपको, किसी भी शेल के अंदर S से ज्यादा P की एनर्जी, P से ज्यादा D की एनर्जी, D से ज्यादा F की एनर्जी। किसी एक शेल में भी ये ऑर्डर फॉलो होगा ना, कि जैसे अगर मैं 3s की बात करूं तो नहीं, यहाँ 4 लगा लो क्योंकि मैंने F भी लिखा हुआ है। 4s की एनर्जी 4p से कम होगी, फिर 4d से कम होगी, 4f की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसीलिए फिलिंग सबसे पहले 4s में होगी, फिर फॉलोड। हाँ, कोवलेंट के समय होती है, क्लास 10th में इसे नहीं बताते, लेकिन हम जब बॉन्डिंग पढ़ते हैं तब ये बताया जाता है। क्लास 10th में हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताते, मैंने आपको थोड़ा सा बताया है क्योंकि आप बॉन्डिंग में मुझे लगा आप पढ़ चुके हैं। दिव्यायन, क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? जो मैंने अभी बोला वो समझ आई? दिव्यायन, ओके, वेरी गुड। दिव्यांग, क्या बात नहीं समझ में आई? देखो मैं बता रही हूँ, S की एनर्जी P से, S ऑर्बिटल की एनर्जी जो होती है वो P से, अभी इतना सुनो, S ऑर्बिटल की एनर्जी P से कम होती है। इलेक्ट्रॉन्स कौन सा ऑर्बिटल ऑक्यूपाई करते हैं? जिसके अंदर एनर्जी कम होती है। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी होगी ना जब पीरियोडिक पढ़ रहे थे। अंकुश वेट बेटा, अंकुश वेट। तो इलेक्ट्रॉन्स किस में पहले फिल होते हैं? एस। और देखिए आप मेरी बात सुनिए दिव्यायन, एस के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले जाके फिल होगा किसी एक पर्टिकुलर शेल के अंदर। किस शेल के अंदर? मान लो मैं अगर आपसे 3rd शेल की बात कर रही हूँ तो 3s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा,
फिर उसके बाद 4p में 3s के बाद 3p में जाएगा, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, सबसे कम एनर्जी ये एनर्जी का मैंने ऑर्डर लिख दिया आपको, किसी भी पर्टिकुलर शेल के अंदर उनके जो ऑर्बिटल्स हैं ये एनर्जी का ऑर्डर लिख दिया है। तो एनर्जी अलग अलग होती है, आपका ध्यान अभी इस बात पे होना चाहिए कि 4s की एनर्जी किसी भी शेल के अंदर, अभी हम सेकेंड शेल की बात कर रहे हैं, तो आप यहां देखो, हाँ अभी आप यहां देखो कि s की एनर्जी क्योंकि कम होती है तो इलेक्ट्रॉन पहले s में जाता है फिर p में जाता है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि अगर उनकी एनर्जी अलग अलग है तो हाइड्रोजन किसके साथ जाके बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या है कि यहाँ पे बन जाते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्या बन जाते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बन जाते हैं, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये आपने सब केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है। चलो समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, हाँ जी, तो यहाँ पे बन गए बॉन्ड्स। अब ये बॉन्ड्स किस किस तरीके के बॉन्ड्स बनाता है कार्बन? यहाँ पे हमने आइसोटोप्स की बात कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, तो अब एक बार इसकी वैलेंसी पे भी हम बात कर लें। वैलेंसी कार्बन की क्या होती है? इसकी हम कोवैलेंसी कहेंगे। इसकी कोवैलेंसी होती है 4, ठीक है। कार्बन की कोवैलेंसी क्या है? 4। अब ये बॉन्ड्स कैसे बनाता है? बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और ये किस किस टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ये बनाता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक बार इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे आपको ऑर्बिटल डायग्राम, आपने बॉन्डिंग में वैसे तो पढ़ा होगा ये, राइट। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बनाए। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 कार्बन एटम, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। 4 में से एक बॉन्ड यहां बन गया तो बचे 3 बॉन्ड्स, ठीक है। ये हाइड्रोजन के साथ बन जाएंगे या किसी और के साथ भी बन सकते हैं। यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड 2 कार्बन एटम के बीच में खुद बन गए। उसके अलावा ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि 2 कार्बन एटम के बीच में 2 बॉन्ड बने हैं। कितने? 2 कार्बन एटम के बीच में 2 बॉन्ड बने हैं। 2 कार्बन एटम के बीच में 2 बॉन्ड बने हैं, ठीक है। फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, 2 कार्बन एटम के बीच में 3 बॉन्ड बने हैं, दैट इज अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे आपसे कह रही हूं, मेरा बार बार बात पे ध्यान दीजिएगा, 2 कार्बन एटम्स के बीच में ही 2 बॉन्ड बनना डबल बॉन्ड, 2 कार्बन एटम के बीच में ही 3 बॉन्ड बनना ट्रिपल बॉन्ड। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि कार्बन, आप देखिए, आप इसको मत कहिएगा कि ये 3 बॉन्ड बना रहा है कि 4 बॉन्ड बना रहा है। मैंने बार बार कहा, बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि इसको कह रहे हैं हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसी को कह रहे हैं हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको 2 कार्बन एटम के बीच में जो बन रहा है, इसको नहीं कि कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, राइट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से ये बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बात और ध्यान दें, ये जो कार्बन कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो जो पहला बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। पहला जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। मान लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन है और मैंने ये क्या बना दिया है, मान लीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन से और मैंने बनाया यहाँ C2H6 जिसका नाम है इथेन, ठीक है। और ये बनाया है C2H4 और इसका नाम है इथीन, और ये बनाया है C2H2, इसका नाम है इथाइन, ठीक है। इथेन, इथीन, इथाइन, इसका नाम है इथेन, इथीन और इथाइन। अब आप यहाँ पे गौर से देखिएगा कितने टाइप के बॉन्ड्स आपको
याद रखने हैं, देखने हैं। दो तरह के बॉन्ड आप पढ़ेंगे। जो पहला बॉन्ड है वो कहलाता है सिग्मा बॉन्ड। क्या वो कहलाता है? सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड शायद आपने बॉन्डिंग में पढ़ा है, सिग्मा बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ऑर्बिटल्स के हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है और बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? एक सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन कार्बन एटम के बीच में है और बाकी 6 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन एटम्स से बने हुए हैं। 6 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन एटम्स के साथ बने हुए हैं। ठीक है, तो टोटल इथेन के अंदर आपको दिख रहे हैं कितने सिग्मा बॉन्ड्स? कितने सिग्मा बॉन्ड्स? 7 सिग्मा बॉन्ड्स। इथीन पे आइए। इथीन के अंदर आपको अगेन हाइड्रोजन्स के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड दिखते हैं। सिग्मा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आधा न, राइट, आधा न। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं कितने? 4। और यहाँ पे कार्बन कार्बन एटम के बीच में जो पहला बॉन्ड बना है उसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। और अब जो दूसरा बॉन्ड बना है, इस दूसरे बॉन्ड को, सेकंड बॉन्ड को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। सेकंड बॉन्ड को हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। पहला बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, दूसरा तीसरा बॉन्ड इज व्हाट? पाई बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह इथाइन पे आइए। इसी तरह इथाइन पे आइए। इथाइन के अंदर हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। इथाइन में हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं। ठीक है, इथाइन में हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं। 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड, और उसके अलावा जो सिंगल बॉन्ड है वो तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, लेकिन उसके अलावा जो 2 बॉन्ड्स बने हैं वो लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं ऑफ पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, लेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनते हैं, उनको हम कहते हैं पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स हैं, राइट। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है, कोई बता सकता है मुझे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं? हाइड्रोजन कहाँ है स्ट्रक्चर में? दिव्यांग, तुमने नाम बदल लिया। हाइड्रोजन कहाँ है स्ट्रक्चर में? क्यों, कहाँ है? ये लगे तो हुए हैं हाइड्रोजन्स। ठीक है, कौन से बॉन्ड्स रिपीट करूं? सिग्मा बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड बेटा पहला बॉन्ड जो बनता है अनंत, वो बनता है पहला 2 एटम्स के बीच में जो भी पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। और पहले बॉन्ड के बाद जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको हम पाई बॉन्ड्स कहते हैं। पाई बॉन्ड 1 भी बन सकता है और 2 भी बन सकते हैं। जैसे आपको इथीन के केस में दिख रहा है, ब्लू कलर से मैंने मार्क किया है 1 पाई बॉन्ड, और इथाइन के स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है 2 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो 2 पाई बॉन्ड्स हमें इथाइन में मिल रहे हैं और 1 पाई बॉन्ड हमको इथीन में दिख रहा है। ठीक है, हाँ, 1 सिग्मा और 2 पाई, करेक्ट है आपसे। अच्छा, ओके, यहां पे जरूरत नहीं है डेल्टा बॉन्ड की। ठीक है, चलो N2 का स्ट्रक्चर देख लो एक बार। N ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहाँ पे पहला बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और इसके बाद जो ये 2 बॉन्ड्स हैं ये हैं पाई बॉन्ड्स। अब यहाँ पर एक और चीज है जो आपको पता है, नाइट्रोजन बनाता के पास होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो नाइट्रोजन के पास यहाँ जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम लोन पेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। चलिए, आपको इन सब के हाइब्रिडाइजेशन पता होंगे। यस, पढ़ रखे हैं आपने हाइब्रिडाइजेशन बॉन्डिंग में। यहाँ पे देखिए, एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ये कितने ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है? 1 s और 3 p। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन है क्या? sp3। क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसका? sp3। ठीक है, इसके अंदर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। इसके अंदर देखिए पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। तो यहाँ पे इसका कितने सिग्मा बॉन्ड है? टोटल सिग्मा बॉन्ड गिन लो कितने हैं? sp2। 1 s और 2 p, 3 ऑर्बिटल्स मिले, 1 s और 2 p। ठीक है, 1 s और 2 p, तो 3 ऑर्बिटल्स टोटल यूज हुए, इसलिए 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। और इसके अंदर इसीलिए यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। चलो बताओ मुझे फिर यहाँ इस हिसाब से जितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं उनको गिन के मुझे बताओ यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। इथाइन में क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगा कार्बन एटम का? आदित्य यादव, NSEC।
हाँ ठीक है, sp, वेरी गुड वेरी गुड अंश। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, चलिए अब एक और चीज, एक और चीज, ये तो मैंने आपको जो बताया, अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये मैंने आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स बनाए, और ये इनको रिप्रेजेंट, मतलब ये तो मैंने खोल के ओपन स्ट्रक्चर बना दिया आपके सामने। ठीक है, ये मैंने आपके सामने ओपन स्ट्रक्चर बना दिया, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये जो मैंने आपके सामने बनाया, जिसमें मैंने सारे हाथ कार्बन के खोल के दिखा दिए, सारे बॉन्ड निकाल के दिखा दिए, इसको हम कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब सुनना, यही कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पे मैंने क्या लिखा है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, क्या मैं इसको CH3 लिख सकती हूं? एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो एक कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखा है, ये बना CH3। फिर 2 कार्बन एटम के बीच में बॉन्ड है, तो ये दूसरा कार्बन और उसके साथ वाले H3। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? निलय sp कैसे, देखो एक s, देखो हमने क्या बात करी थी यहाँ पे एक s और 3 p ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो रही थी, तब जाके एक सिंगल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन रहे थे। ठीक है, यहाँ पे एक, देखो जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उनके साथ जब बॉन्डिंग हो रही है तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो जब 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं इसका मतलब 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, कौन कौन से, एक s और एक p। ठीक है, जब 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं यानी कि 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, एक s और 2 p, और जब 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तब 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, तीनों p के और एक s का। सो यहाँ पे इसलिए 4 सिग्मा बॉन्ड आपको दिखते हैं, तो हम लिखते हैं इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स मिक्स हुए, एक s ऑर्बिटल था वो मिक्स हो गया, और 3 p ऑर्बिटल्स थे, तीनों के तीनों मिक्स हो गए, और 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाए। इथीन के केस में जहां पे डबल बॉन्ड बना है वहां पे एक s और 2 p ही मिक्स हुए। ठीक है, उनकी ही इंटरमिक्सिंग हुई, और हमें ऐसे 3 ऑर्बिटल्स मिले, एक s से और 2 p से 3 ऑर्बिटल्स मिले ऑफ इक्वल एनर्जी। ठीक है, तो उनके अंदर बने 3 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक, और यहाँ पे इथाइन के केस में 2 ही ऑर्बिटल्स मिक्स हुए, तो s तो होना ही होना है, उसके अलावा कौन इंटरमिक्स हुआ, 3 p में से सिर्फ एक p इंटरमिक्स हुआ, तो 2 ही ऑर्बिटल्स मिले हमको, एक s और एक p, और बचे हुए 2 p जो थे वो अनहाइब्रिडाइज थे, तो अनहाइब्रिडाइज थे, उनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, तो जिनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ उन्होंने बनाए ये पाई बॉन्ड्स। ठीक है, उन्होंने बनाए ये पाई बॉन्ड्स। दिव्यायन, अगर आप सिर्फ उतना ही रुक रहे हैं तो देखिए आपको रीडिंग करनी चाहिए, एनसीईआरटी तो कम से कम रीड करनी चाहिए, है ना, एनसीईआरटी तो रीड कर ही लो। हाँ, ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का क्या मतलब है, कार्बन और उसके हमने सारे के सारे हमने क्या करा, हमने सारी बॉन्डिंग उसकी टोटल दिखा दी। यहाँ पे हमने उसकी बॉन्डिंग कंप्लीट नहीं दिखाई, हमने कहा एक CH3 है, CH3 का मतलब ये है, और ये दूसरा CH3 है, CH3 या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ CH3.CH3। ठीक है, आपको ऐसा भी लिखा दिख सकता है, तो इसको हम कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। ठीक है, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला, इसको बोलते हैं, ये जो बनाया है इसको बोलते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इधर सिंगल बॉन्ड इसलिए बनाया क्योंकि इन दोनों कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड था। ये बॉन्ड लाइन से हम शो करते हैं इसके अंदर, या तो हम बॉन्ड लाइन से शो कर सकते हैं या हम डॉट से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, थ्योरी थोड़ी सी रिवीजन कराऊंगी अंश, है ना, और उसमें जितना बनते कोशिश, जितना पॉसिबल होगा वो कंप्लीट भी कराऊंगी। ठीक है, जो थोड़ा सा एक छोटा पोर्शन बचा है उसको भी करने की कोशिश करूंगी। ठीक है,
C2H4 बना तो हुआ है, इसको हम ऐसे लिखेंगे CH2.CH2 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, सो इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। और इसके बाद और छोटे तरीके से लिखना हो, और छोटे तरीके से लिखना हो, ठीक है, जिसमें हम ये हाइड्रोजन वाइड्रोजन कुछ नहीं दिखाएं। देखिए कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं उसके अंदर हजारों लाखों करोड़ों कार्बन हो सकते, मतलब हजारों कार्बन हो सकते हैं, हजारों बहुत सारे लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। तो इतने सारे कार्बन 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 लिखना मुश्किल होता है, इसीलिए क्या होता है, उसको एक और सिंपलर तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपको बहुत सारा बॉन्ड लाइन नोटेशन देखते हैं पेपर्स के अंदर, ठीक है, इसको हम कहते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, हर कॉर्नर पे एक बॉन्ड, एक कार्बन है, हर कॉर्नर पे। ये पहाड़ जो मैंने बनाए, एक पूरा कंप्लीट पहाड़ और एक आधा पहाड़, ये पहाड़ नहीं है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन, क्या बोलते हैं इसको, बॉन्ड लाइन नोटेशन, ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या बताता है, ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन रिप्रेजेंटेड है और दो कार्बन एटम के बीच में जो बॉन्ड बना है वो रिप्रेजेंटेड है। देखो यहाँ गिनो कितने कार्बन है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। तो कितने कार्बन है यहाँ, 4। कितने कार्बन है यहाँ, 4। और ये चारों कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड हैं। अब इनके अंदर हाइड्रोजन्स नहीं बताए जाते हैं, इन स्ट्रक्चर्स के अंदर हाइड्रोजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। आपको अगर 4 की गिनती आती है तो आप हाइड्रोजन गिन सकते हैं। क्या क्या कहा, हाँ आती है ना 4 की गिनती। देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अब इस कार्बन को देखो, चलो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए, इस वक्त लिख देती हूँ, बाकी लिखते नहीं है। यहाँ पे एक कार्बन है, 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 ये 4 कार्बन है, ठीक है, 4 कार्बन है। अब देखो पहला और दूसरा कार्बन, इस कार्बन के पहले कार्बन को देखो, पहले एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। 4 में से एक बॉन्ड इस कार्बन के बीच में बन गया, ठीक है, बचे कितने बॉन्ड्स, 3। तो ये तीनों बॉन्ड्स जो हैं वो हाइड्रोजन से सैटिस्फाइड हैं, ऐसा माना जाता है, बताया नहीं जा रहा है स्ट्रक्चर में, ऐसा मान लिया जाता है कि बचे हुए बॉन्ड्स हाइड्रोजन पूरे करेगा। तो यहां आ गया ये CH3। अब इस कार्बन को देखो, इस कार्बन ने एक ये और एक ये 2 बॉन्ड बना रखे हैं, बचे हुए बॉन्ड्स यहां CH2, राइट, बचे हुए 2 बॉन्ड्स तो 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं, 4 बॉन्ड बनाता है, बचे 2, तो यहां आ गया CH2। आखिरी कार्बन को देखो, इसने 1 बॉन्ड बना रखा है, इसलिए यहां 4 बॉन्ड बनाता है, तो CH3, राइट, तो CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ब्यूटेन को अगर मुझे बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखना है तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। सभी गायब हो गया, चल दो अब। ऑलराइट, तो ब्यूटेन को हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में इस तरीके से लिखेंगे। अब दूसरी बात, ये तो चलो हो गया सिंपल सिंगल बॉन्ड थे। अब इसके अलावा अगर कुछ और हो, क्या मतलब कुछ और का, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड इस तरीके से शो कर दिया जाएगा, ठीक है। अब कहीं पे कोई और एटम अटैच्ड हो तो वो एटम यहाँ पे इस तरीके से बता दिया जाएगा। कार्बन के अलावा अगर कोई और एटम अटैच्ड है तो वो दिखा दिया जाता है, ठीक है। अब अगर कहीं पे जैसे डबल बॉन्ड O लगा है, ठीक है, तो यहां से आपको ये कंपाउंड्स, ये जो बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसमें आपको हर कोने पे कार्बन गिनना है और उसके 4 हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड्स गिनने हैं। 4 में से कितने बॉन्ड यहाँ बने हुए हैं वो देखना है, जो बच गए वो हाइड्रोजन से आप पूरे कर देंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। ब्यूटेन क्या होता है, ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन है। मैंने आपसे, ब्यूटेन वही है जो आपके घर में LPG के सिलेंडर के अंदर प्रेजेंट है, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ये क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, ब्यूटेन का नाम आपने सुना होगा। सिंगल या डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, जैसे यहाँ पे जो कार्बन है, इस जगह पे जो कार्बन है, ये वाले फर्स्ट और सेकंड कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड बना है। अभी मैं सारी बात करूंगी डिटेल में, रुक जाओ, लेट मी प्रोसीड।
पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रहा, ये बेटा ये बॉन्डिंग का टॉपिक है, मैं यहाँ पे इस वक्त बॉन्डिंग में नहीं जा सकती, या आप बॉन्डिंग में पढ़ोगे पूरी चीज, अब वो बॉन्डिंग वाले लेक्चर्स देखिएगा। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड कंडेंस फॉर्मूला, हाँ होता सब कुछ सेम है, इन सब में सेम ही चीज रिप्रेजेंट हो रही है। देखो ब्यूटेन का अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊंगी, ठीक है, ब्यूटेन का अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊंगी तो ऐसे बनाऊंगी, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, ये H ये H ये H, ठीक है, ये ब्यूटेन का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, वहां पर भी, ठीक है। अब इसी को अगर मैं कंडेंस फॉर्म में लिखूंगी तो ऐसे लिखूंगी CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब इसी को अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन में बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे, सेम चीज है, रिप्रेजेंटेशन के तरीके अलग अलग है, लेकिन ये तरीका आपको समझ आना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पेपर में इसी को दिखा के डराया जाता है। ये लिखा है तो आप सब पढ़ के बता लोगे, लेकिन अगर ये लिखा है तो आपको डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप यहां से पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। ये लिखा है तो आपको डरना नहीं है, यहां से आप पढ़ के जा रहे हो। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? हाँ हाँ अभी सब करेंगे, अभी सब करेंगे, ठीक है। चलो तो इन सब, अब यहाँ पे अगर आपको डबल बॉन्ड ओ दिया है, ये आप खुद बना लोगे, ये इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, ये आप खुद बना लोगे। बस मुझे ये चाहिए था कि आपको इसका डर नहीं लगना चाहिए, आपको इससे डर नहीं लगना चाहिए। चलो जैसे ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटीन है, ये 2 ब्रोमोब्यूटेन है, ठीक है, ये ब्यूटेनोन है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, अभी आगे बात करूंगी, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब बताओ, ये देख के डरोगे, इसको मैथ्स का कुछ फिगर समझोगे नहीं, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, कार्बन का ही साइक्लिक कंपाउंड है। अब देखो इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, छोटी छोटी बात निकालना, इसके बारे में आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। आप निकाल सकते हो इसमें 6 कार्बन है हर कॉर्नर पे। अब ये देखो, ये लाइन वाले स्ट्रक्चर्स थे, ये स्ट्रक्चर मैंने क्लोज कर दिया। सिंपल फिगर से चलते हैं, ये देखो क्या, ये ट्राइंगल नहीं है, है ना, इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपेन। प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन का कंपाउंड, ठीक है, और साइक्लो क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, ये अभी मैं आगे नोमेनक्लेचर में बताऊंगी, ठीक है। तो 3 कार्बन का कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन, और 3 कार्बन है, तीनों के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बन गए हैं, तो बचे हुए 2 क्या हैं, हाइड्रोजन, बचे हुए 2 क्या हैं, हाइड्रोजन, बचे हुए 2 क्या हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन। बताओ इसका फॉर्मूला निकाल लोगे कि नहीं, C3H6 आ जाएगा इसका फॉर्मूला, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। यहां पर देखो, ये है साइक्लोहेक्सेन, कितने कार्बन, 6 कार्बन, हेक्स, ठीक है, 6 कार्बन हेक्स, 6 कार्बन हेक्स, ऐसे ही यूज करते हैं मैथ्स में नोटेशन। 5 कार्बन पेंट। कार्बन कंपाउंड्स में सिर्फ पहले 4 के लिए डिफरेंट होता है, बाकी आप सिमिलर हैं, जानते हैं। 1 के लिए कहते हैं मिथ, वहीं से आया मीथेन। 2 के लिए कहते हैं इथ, वर्ड रूट कहते हैं इथ, वहीं से आया इथेन। 3 के लिए प्रॉप और 4 के लिए ब्यूट, ठीक है। मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, समझ रहे हैं, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, ठीक है। अब ये बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन नहीं है हिमांश, ये बेंजीन नहीं, हाँ अभी लिखवाऊंगी, मैं लिखवाऊंगी, डोंट वरी, मैं लिखवाऊंगी, लेकिन ये याद करते चलो, लिखने के भरोसे मत बैठना, याद करते चलो, जो बोल रही हूँ, साथ बोल रही हूँ, बुलवा रही हूँ, तो याद करते चलो। मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, 5 हो गया पेंट, 6 हो गया हेक्स, 7 हो गया हेप्ट, 8 हो गया ऑक्ट नॉन डेक, ठीक है। मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट, बाकी हेग्स हेप्ट। अब यहाँ पे सेप्ट नहीं होता है, हेप्ट होता है, IUPAC ने हेप्ट बोला है। IUPAC कौन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसके नियम अनुसार हम सब कुछ, ये सारा केमिस्ट्री के नियम चल रहे हैं, ठीक है। तो हेप्ट, ठीक है, हेप्ट ऑक नॉन डेक, ऑक्ट नॉन डेक, ठीक है। मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, BUT, ब्यूटेन, MUT नहीं, BUT, क्रिश इट इज BUT, ब्यूटेन। हाँ इंटरनेशनल यूनिट ऑफ ब्यूट, हाँ बट नहीं है, ब्यूट है। आप बोल क्या रहे हो, क्या बोल रही हूं मैं, ब्यूट, BUTANE, ऑल राइट। ये कार्बन के नंबर हैं,
ये किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन हैं आप नाम दोगे ना उस कंपाउंड को, अभी बात करते हैं आगे, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आप ये स्ट्रक्चर्स देख ली तो इनको देख के डरना नहीं है, 6 कार्बन है, यहाँ पे 6 कॉर्नर्स है तो 6 कार्बन है और ये क्लोज स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर अगर आपको कहीं पे डबल बॉन्ड मिल जाए तो अब ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। चलो एक बार हम चलते हैं, आपके एनसीईआरटी के दर्शन कर लें। चलो भाई हम इतनी सारी ये सब बात कर चुके हैं, ठीक है, ये सारी बात हमने कर ली है। एटॉमिक नंबर 6 होता है, ओके, हाँ जी, ओके। सो इस तरह से ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बनाता है। कोवेलेंट मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, ये सारी बात हम कर चुके हैं, ठीक है। अमोनिया का स्ट्रक्चर, अरे भाई आगे चलो, ओके, ऑल राइट। सो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स इस तरीके से बने हुए हैं, मीथेन, ओके। अब हम बात करते हैं एलोट्रोपी की। एलोट्रोपी क्या होता है? एलोट्रोपी जो फिनोमेना है, एलोट्रोपी क्या होता है? हाँ ये 10th की एनसीईआरटी है, ये 10th की एनसीईआरटी है। क्या डिस्कनेक्ट हो गया था? मैंने सिर्फ मैंने कार्बन एटम के नंबर्स देने का तरीका बताया, जो IUPAC ने हमें बताया है कि अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो उस कंपाउंड का जब नाम लिखेंगे तो उसके अंदर मिथ बोलेंगे, क्यों? क्योंकि उसका एक कार्बन एटम है। 2 कार्बन एटम्स है तो इथ से नाम शुरू होगा, 3 कार्बन एटम है तो प्रॉप उसका वर्ड रूट होगा, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूट होगा, बाकी 5, 6, 7, 8 नॉर्मल जो हम मैथ्स के अंदर सिस्टम फॉलो करते हैं, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे नाम देते हैं। तो आपने नाम सुना होगा कई बार, मिथ एन यानी कि 1 कार्बन का कंपाउंड, इथ एन यानी कि 2 कार्बन का कंपाउंड, प्रॉप एन यानी कि 3 कार्बन का कंपाउंड, ब्यूट एन यानी कि 4 कार्बन का कंपाउंड। चलो अब आगे आते हैं, हम एलोट्रोप्स की बात करते हैं। एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स क्या होते हैं? एलोट्रोप्स एक एलिमेंट, ध्यान से सुनना, एक एलिमेंट जब अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सके उसको, उस फिनोमिनन को हम कहते हैं एलोट्रोपी। उस फिनोमिनन को हम कहते हैं एलोट्रोपी। एक एलिमेंट जब अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सके तो उसको हम कहते हैं एलोट्रोपी। तो यहाँ पे हम कार्बन की बात कर रहे हैं तो एलोट्रोपी, कार्बन एलोट्रोपी शो करता है, एलोट्रोपी शो करता है। तो कार्बन के 2 तरीके के एलोट्रोप्स होते हैं, एक अमॉर्फस और दूसरे क्रिस्टलाइन। मतलब एक कार्बन अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करने को हम एलोट्रोपी कहते हैं। तो 2 तरीके के एलोट्रोप्स हैं, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन। अमॉर्फस आपने पढ़े हुए हैं, कोल हो गया, कोक हो गया, चारकोल हो गया, लैम्प ब्लैक हो गया जिसको हम सूट कहते हैं, ठीक है, ये सब अमॉर्फस एलोट्रोप्स हैं। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स आप यहाँ पे 3 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है फुलरीन्स, ठीक है। डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन्स, ये क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स आप पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा नैनो ट्यूब्यूल्स भी होता है, ग्रेफीन भी होता है, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ मेजरली एनसीईआरटी ये 3 ही पढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोक, कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक एटसेट्रा, ये सारे आप बचपन में पढ़ चुके हैं, इनके नाम पता है, बस आपको ये बताना चाहिए अमॉर्फस एलोट्रोप्स है और ये क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है। अमॉर्फस यानी कि जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अमॉर्फस विदाउट स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रिस्टलाइन यानी कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जो हैं वो एक रेगुलर फैशन में अरेंज्ड हैं। अब देखो डायमंड और ग्रेफाइट, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ देखो कार्बन, ग्रेफाइट के, ये डायमंड के स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है आपको, क्लियरली दिख रहा है आपको? बड़ा होएगा क्या? हो जा भाई, नहीं हो रहा, चलो तुम तो इधर देखो, यहाँ जो ये 1 कार्बन दिख रहा है, ये 1 कार्बन कहाँ से एडिट होगा भाई, कहाँ से लिखूं? क्या है? ये जो 1 कार्बन है, आप देख रहे हैं इस कार्बन के अंदर यहाँ पे 1 कार्बन कनेक्टेड है, एक इधर, एक आगे की तरफ और एक साइड में,
ठीक है, ये 2 कार्बन इधर है, 1 कार्बन पीछे की तरफ है, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कार्बन जब इस तरीके के, ये देखो ये 1 कार्बन, इसके ऊपर 1 कार्बन है, इसके पीछे 1 कार्बन, एक सामने और एक ये एक साइड में, ठीक है, तो एक ये बीच वाला कार्बन एटम 4 अलग अलग कार्बन एटम से इसी तरह से कनेक्टेड हो, इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट जब होता है तब डायमंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग होती हैं। इस बॉन्डिंग की वजह से इसको हार्डेस्ट सब्सटेंस बन जाता है डायमंड। ठीक है, बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग हियर, बिकॉज ऑफ दिस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग, द डायमंड बिकम्स द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड बिकम्स द हार्डेस्ट सब्सटेंस। वही कार्बन जब ग्रेफाइट के फॉर्म में इस तरीके से देखिए रिंग्स बना रहा है, ठीक है, हेक्सागोनल रिंग्स बना रहा है। कार्बन जब ऐसे रिंग्स के फॉर्म में अरेंज है, यहां दिख रहा है, अरे वाह ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, कार्बन जब ऐसे हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में अरेंज्ड है, इरेजर कहां से आएगा? वो जादू है तो, हाँ भाई, तो कार्बन जब इस तरीके से हेक्सागोनल रिंग्स के फॉर्म में अरेंज्ड है, ठीक है, तब क्या हो रहा है? ये एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, ऐसा हेक्सागोनल एरे बन रहा है। ठीक है, सो ये कार्बन जब इस तरीके से रिंग्स में अरेंज्ड है तब ये ग्रेफाइट का काम करता है, तब ये ग्रेफाइट कहलाता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको कार्बन के बीच में, 2 कार्बन एटम्स के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है? 3 बॉन्ड्स बनते हैं। यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं? 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, और ये कार्बन की जो लेयर है, ये जो कार्बन के ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे जब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसा हेक्सागोनल, तब यहाँ पे हम सिर्फ इस तरह का स्ट्रक्चर शो करते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं ग्रेफाइट के अंदर, और इसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होता है। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री है तो वो दौड़ लगाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन दौड़ लगाएगा तो करंट कंडक्ट होगा, एंड देयरफॉर ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्रेफाइट इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर डायमंड इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता और ग्रेफाइट हीट के मामले में कच्चा है। ठीक है, तो यहां पे आपको यह समझना है कि इनके स्ट्रक्चर, एलिमेंट एक ही है। एलोट्रोपी क्या है? एलिमेंट एक ही है, कार्बन अलग अलग स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करने की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई हैं। उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर रहा है। इन स्ट्रक्चर्स को आपस में हम एलोट्रोप्स बोलते हैं, और इस फिनोमिनन को हम एलोट्रोपी बोलते हैं। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर है, दैट्स नोन एज बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, बकी बॉल स्ट्रक्चर होता है, सॉकर बॉल की तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं कार्बन की। तो हेक्सागोनल रिंग्स जो हैं वो पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स के साथ फ्यूज्ड होती हैं, और पेंटागोनल रिंग्स सिर्फ पेंटागोनल रिंग्स के साथ फ्यूज हो पाती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे पेंटागोनल और हेक्सागोनल रिंग्स का एक एरे होता है, और वो इस तरीके से फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में यहाँ पे अरेंज्ड होती हैं। अब इसका नाम क्या है? बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलर जो थे वो एक आर्किटेक्ट थे, उन्होंने एक डूम लाइक स्ट्रक्चर बनाया था अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में बनाया था, कहाँ बनाया था वो देख लेना, बट उन्होंने एक डूम लाइक स्ट्रक्चर बनाया था। तो अब वैसा स्ट्रक्चर बड़ा स्टेबल नहीं होता था, मतलब वैसा स्ट्रक्चर बनाना बड़ा आसान नहीं था। तो जब उन्होंने बना लिया, बड़ा स्टेबल था, बहुत अच्छा लगा, तो रिचर्ड स्मॉली और इन्होंने यहाँ पे जब ये बकमिंस्टर फुलरीन बनाया, मतलब ये इस तरीके का स्ट्रक्चर डिजाइन देखा, तो इन्होंने बकमिंस्टर फुलर के नाम पे इसको नाम दे दिया बकमिंस्टर फुलरीन। वो आर्किटेक्ट थे, वो साइंटिस्ट नहीं थे। ठीक है, तो इसका मोस्ट स्टेबल जो है वो है 60 कार्बन एटम का फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। ये दिख रहा है, आप एक बार एनसीईआरटी खोल के देखिएगा, आपको ये दिख जाएगा उसके अंदर। बेटा ग्रेफाइट के पास क्या होता है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो कि अब फ्री इलेक्ट्रॉन जब देखो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना। तो ग्रेफाइट आप इलेक्ट्रोड्स के फॉर्म में यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए, ये वही है। ठीक है, टेट्राहेड्रल कुछ होता है क्या? यस, नोमेनक्लेचर इज इंपॉर्टेंट हिमांश।
हाँ बुक लेके बैठो भाई, बुक लेके बैठो। इनमें डिफरेंस क्या है, किसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में प्रॉपर्टीज का डिफरेंस है, कंप्लीट डिफरेंस है। डायमंड देखा है आपने, क्रिस्टलाइन है, स्पार्कल करता है। डायमंड क्या होता है, लस्ट्रस होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, वही फ्री इलेक्ट्रॉन किधर है, मैं आपको यही समझा रही हूँ। आप देखो यहाँ पे, कहाँ है पीपीटी, कहाँ से आएगी भाई, ये एक हेक्सागोनल प्लेट दिख रही है, इसके अंदर ये एक हेक्सागोनल प्लेट दिख रही है, कार्बन का एक हेक्सागोनल अरेंजमेंट दिख रहा है, एक एरे दिख रहा है हेक्सागोनल। यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, जो कि ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में अक्सर हमें दिखाए नहीं जाते हैं। आपको जब भी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दिखेगा वो इसी तरह से बनाया हुआ दिखेगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ये कार्बन्स हैं, इनके अंदर ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर इसके अंदर देखो, यहाँ पे ऐसे देखो, अगर ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड हैं तो बताओ इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं। देखो 1 2 और 3 बॉन्ड बना रखे हैं। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 3। इस कार्बन ने भी 3 और इस कार्बन ने भी 3 और इस कार्बन ने भी 3। हर कार्बन एटम ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो जब 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है फ्री, वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, वो लस्टर देने का काम कर रहा है, वो ये सारे काम कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। डबल और सिंगल बॉन्ड होने से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ये उसका स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर से एक इलेक्ट्रॉन हमको फ्री दिखता है, और हम इस स्ट्रक्चर की वजह से एक्सप्लेन कर पाते हैं कि वही कार्बन डायमंड के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट नहीं कर रहा, चारकोल के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ग्रेफाइट के में इसका स्ट्रक्चर ऐसा है जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, जो कि कंडक्शन का, लस्टर का, ये सारे काम कर रहा है। कार्बन, थिंकिंग एंड लर्निंग, कार्बन में लस्टर नहीं होता है। कार्बन अगर ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट है तो ग्रेफाइट इज लस्टरस। क्यों, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बाकी डायमंड जो है, सुशांत, यस यस सुशांत, ठीक है, कार्बन में लस्टर नहीं होता है। कार्बन तो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, जो आपने देखा होगा, आप कुछ भी जलाते हो, पेपर जलाते हो, ब्लैक ब्लैक जो सब्सटेंस बचता है वो क्या है, वो कार्बन है। ठीक है, क्या समझाना है इसमें, हीट कंडक्शन, उसकी बॉन्डिंग ऐसी है बेटा। डायमंड का जो ये बॉन्ड है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसका जो ये बॉन्ड है, ये इस तरीके का नेटवर्क सॉलिड कहलाते हैं ये। ठीक है, तो ऐसा बहुत बड़ा सारा जो स्ट्रक्चर बन जाता है, इस स्ट्रक्चर को तोड़ना आसान नहीं होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स भी बहुत हाई होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तभी IUPAC तक पहुंचूंगी, तभी समझा पाऊंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और आगे की बात करते हैं, कार्बन इतने कंपाउंड्स क्यों बना पाता है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना पाता है। कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स इसलिए ग्रेफाइट पुअर कंडक्टर किसका है, हीट का, हाँ करेक्ट। ठीक है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बना पाता है, कार्बन इतने कंपाउंड्स इसलिए बना पाता है क्योंकि उसके पास है वर्सेटाइल नेचर। वर्सेटाइल नेचर किस किस कारण है, उसके पास एक यूनिक एबिलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन, जिसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, एक यूनिक एबिलिटी है, इस यूनिक एबिलिटी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, कैटिनेशन क्या करती है, कैटिनेशन कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन एटम से बॉन्ड बना पाता है, और बहुत सारे कार्बन एटम से बॉन्ड बना पाता है। इस कारण ये जो प्रॉपर्टी होती है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स बनाने की प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन। आप देखिए यहाँ पे ये कैटिनेशन। ठीक है, क्या होती है, यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन टू गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो क्या बाकी कोई और एलिमेंट कैटिनेशन नहीं शो करते हैं, लेकिन नॉट अप टू द एक्सटेंट ऑफ कार्बन, नॉट अप टू द एक्सटेंट ऑफ कार्बन। कार्बन की फैमिली में कौन कौन है, कहे सीता जी, सुने प्रभु।
ठीक है, आप देखो जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है, ये कार्बन का साइज है, ये सिलिकॉन का साइज है, ये जर्मेनियम का साइज है, टिन का साइज, लेड का साइज। तो जब भी हम ग्रुप में नीचे जाते हैं साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो ओवरलैपिंग यानी कि दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये तो अब टिन और लेड तो क्या है, मेटल्स हो गए, ठीक है, तो दो के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ता जा रहा है, दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो है बढ़ता जा रहा है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होता चला जाएगा, और इसीलिए नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनके बॉन्ड जो है आसानी से टूट जाएंगे। लेकिन कार्बन का साइज इतना स्मॉल है, साइज इतना छोटा है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि वो बॉन्ड आसानी से नहीं टूट पाता, ठीक है, वहां पे बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूट पाता, कॉम्बिनेशन नहीं, हाँ, वर्सेटाइल मतलब इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना पाता है। ठीक है, सो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जा रहे हैं बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम होती चली जाएगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। सो यहाँ आप देखो कार्बन जो है, कार्बन के बॉन्ड इसीलिए, अब सिलिकॉन जो है 7 से 8 एटम की लॉन्ग चेन बनाएगा, जर्मेनियम 1 या 2 या 3 एटम्स की बना लेगा, लेकिन कार्बन जो है 10, 11, 12, 15 एंड मोर देन दैट लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स बनाता है। एंड नॉट ओनली दैट, सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता है, कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। आप देखो आगे की हम बात करें कि सिलिकॉन भी बना लेता है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट जो कैटिनेशन शो करता हो, आपने सल्फर सुना S8, फास्फोरस सुना P4, है ना, वो भी कैटिनेशन शो करते हैं, ठीक है, वो भी कैटिनेशन शो करते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसके पास क्या है, टेट्रावेलेंसी, यानी कि ये कार्बन CH3 दूसरे एलिमेंट से 4 बॉन्ड बना सकता है ना, 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, टेट्रावेलेंसी, 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। आपके पास अगर मीथेन है ना, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा एक कंपाउंड बना सकता है ना, एक ही वैलेंसी है तो HCl बना लेगा, या तो फिर HBr बना लेगा एटसेट्रा, या H2 एक ही एलिमेंट है, राइट। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकता है, तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ कंपाउंड जो है वो लिमिटेड होंगे, क्यों, क्योंकि वो एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो एक ही तरीके के कंपाउंड। ऑक्सीजन इस तरह से H2O, ऑक्सीजन के और भी कंपाउंड्स बन सकते हैं, राइट। तो अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी। नाइट्रोजन, अगेन नाइट्रोजन 3 की वैलेंसी 3 है, तो अगेन उसके नंबर ऑफ कंपाउंड ज्यादा होंगे, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 है, और 4 वैलेंसी और एलिमेंट्स की नहीं है, ठीक है, ज्यादातर एलिमेंट्स की नहीं है, और अगर है भी तो कैटिनेशन नहीं शो करते कि बहुत सारे कंपाउंड्स बना सके। सो यहाँ पर कार्बन की टेट्रावैलेंसी उसकी एक ताकत है जिसकी वजह से वो बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। फिर इसके पास एक और चीज है जो है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, आगे नहीं जाएगा क्या, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, ओके चलो, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, मान लीजिए कार्बन को हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना है, ठीक है, मान लीजिए कार्बन को हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाना है, तो कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बना रहा है तो बना रहा है, मान लो C2H6 बना रहा है, तो यानी कि उसको 3 मोल्स हाइड्रोजन की जरूरत है, 2 मोल कार्बन को 3 मोल हाइड्रोजन की जरूरत है। लेकिन अगर 2 मोल कार्बन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन की कमी है तो फिर कंपाउंड तो नहीं बनना चाहिए, है ना, लेकिन कार्बन के साथ ऐसा नहीं होता है। 2 मोल कार्बन के साथ अगर 2 मोल हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेगा, लेकिन कंपाउंड जरूर बनाएगा। देखो पहले इथेन बनाया, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड, जिसमें बहुत सारी हाइड्रोजन अवेलेबल थी तो भी कंपाउंड बना लिया, कम हाइड्रोजन अवेलेबल है तो भी कंपाउंड बना लिया, और अगर और कम हाइड्रोजन अवेलेबल है तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, लेकिन कंपाउंड बना लिया, हर कंडीशन में कंपाउंड बना लिया, राइट। सो यहाँ पे सब जगह आपको कंपाउंड बनता नजर आ रहा है। कार्बन मतलब हर तरह से कोशिश करता है, इट हैज गॉट सच अ वर्सेटाइल नेचर, वो हर तरफ से कोशिश करता है कि कंपाउंड बन जाए, ठीक है। तो कार्बन के कंपाउंड्स बनते चले जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं
सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? कार्बन जितने बॉन्ड्स बना सकता है, मतलब सिंगल बॉन्डेड हैं, ठीक है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड कार्बन। सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड बना रहा है। कार्बन के कंपाउंड के अंदर अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है, एक होते हैं एल्केन्स, दूसरे होते हैं साइक्लो एल्केन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एल्कीन्स और दूसरे होते हैं एल्काइंस, ठीक है। एल्केन्स कौन होते हैं? सैचुरेटेड किसको कहते हैं? जिसके अंदर कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड्स बना रहा है। कार्बन के जितना भी कंपाउंड बना हुआ है, जितना लंबा भी कंपाउंड है, जितने भी कार्बन एटम्स हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड कार्बन बना रहे हैं। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बना रहे हैं, उनको कहते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, उनको कहते हैं हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो एल्केन्स वो कैटेगरी है जिसके अंदर चेन वाले कंपाउंड्स हैं, चेन के कंपाउंड्स हैं, फिर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कार्बन है, दो कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और इनके अंदर जो सफिक्स लग रहा है, सफिक्स लग रहा है, उनके नाम के आगे सफिक्स, उनके नाम के आगे जो सफिक्स लगता है, सबके नाम के आगे जो सफिक्स लगता है वो एन लगता है। क्या लगता है? एन लगता है। इन सबके नाम के आगे जो सफिक्स लगता है एन लगता है। और इस पूरी फैमिली में जो कंपाउंड्स हैं, पूरी फैमिली में जो कंपाउंड्स हैं, उन सारे कंपाउंड्स जो हैं वो एक जनरल फॉर्मूला फॉलो करते हैं, CnH2n+2, ठीक है, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये क्या कहा मैंने कहा कि अगर कोई ऐसा कार्बन है जिसके पास, ऐसा कंपाउंड है एल्केन जिसके पास सिर्फ एक ही कार्बन है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? एक कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, एक कार्बन है, फॉर्मूला क्या होगा इस कंपाउंड का? इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। कार्बन का नंबर एक है 1, हाइड्रोजन का नंबर कितना होगा? अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4। सो इसका नाम हो गया, इसका नेम अगर हम दें तो इसका नाम हो गया मिथ, क्योंकि एक कार्बन है, और एन बिकॉज इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स, ठीक है। सेकंड कार्बन से आपको ये सेकंड, अगर कार्बन के दो कार्बन एटम प्रेजेंट है कार्बन कंपाउंड में, तो आपको ये ज्यादा क्लियरली बात समझ में आएगी। दो कार्बन है तो कार्बन का नंबर लिखिए 2, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी? C2H6। h की वैल्यू क्या हो जाएगी? C2H6। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन, इथेन। अब ये मैं कहां से लिखती जा रही हूं? ये मिथ इथ कहां से आ रहा है? अगर एक कार्बन होता है तो हम यूज करते हैं वर्ड रूट, कहते हैं इसको हम बोलते हैं वर्ड रूट। एक कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है कंपाउंड में तो नॉन, एंड 10 कार्बन है तो डेक, ठीक है। अब ये तो बता रहा है क्या? कितने कार्बन है कंपाउंड में, है ना, कितने कार्बन थे, ठीक है, राइट, कितने कार्बन है ये बता रहा है। ये वर्ड रूट्स क्या बताते हैं? कितने कार्बन थे यही बताते हैं, बस। क्या बताते हैं? कितने कार्बन थे यही बताते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर दो कार्बन है तो इथ, और दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए एन, दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए एन। अगर 3 कार्बन है C3H8, देखो फॉर्मूले में अप्लाई करके इसका नाम बताओ क्या होगा? प्रॉप। 3 कार्बन है तो प्रॉप, और तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए एन, ठीक है। तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसलिए एन, करेक्ट, ठीक है। तो अब बाकी के आप पूरे लिखिएगा, राइट। अब हम चलते हैं साइक्लो एल्केन्स पे। साइक्लो एल्केन में साइक्लो लगा हुआ है, मतलब ये कैसे हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स हैं,
ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स हैं और ये भी एल्केन्स लिखा हुआ है, यानी कि इनके अंदर भी कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है इसलिए इनके नाम के पहले लगता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो नाम के पहले लगे, सफिक्स लगाया था, सफिक्स बाद में लगता है, प्रीफिक्स में साइक्लो लग जाता है, ठीक है, और सफिक्स में एन लगाते ही हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, सफिक्स में एन लगाते हैं, प्रीफिक्स में साइक्लो लगाते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला इनका होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। जैसे ये मैंने आपके सामने बनाया साइक्लोपेंटेन, ठीक है, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? C3H6। क्या हो गया? C3H6। और ये पहला मेंबर है इस सीरीज का। कोई भी सर्कल चेन, मतलब कोई भी कोई भी क्लोज्ड फिगर कब बनेगा? जब कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए। तो इनकी सीरीज का पहला मेंबर साइक्लो अल्केन्स में C3H6 होगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या हम देंगे? साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है, प्रोप क्योंकि 3 कार्बन है, प्रोप, और एन क्योंकि ये तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। इसी तरह आप इसका नाम दीजिए, क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। फॉर्मूला क्या होगा? C4H8। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना दें तो ये है साइक्लोपेंटेन और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H10। दैट्स साइक्लोपेंटेन। एल्कीन्स क्या होते हैं? एल्कीन्स, अगेन हम यहाँ स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। एल्कीन्स वो होते हैं जिनमें पूरी कार्बन चेन के अंदर कहीं पर एक बार भी डबल बॉन्ड आ जाए। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो और इनके अंदर साथ में कहीं भी एक बार कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, सफिक्स लगेगा, इसमें सफिक्स लगेगा इन, और इनका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n। ये क्या हुआ? यहाँ पर भी जनरल फॉर्मूला CnH2n और यहाँ पर भी जनरल फॉर्मूला, हाँ जी, इनके बीच में होता है जनरल फॉर्मूला कॉमन। और अभी आगे इसमें बताऊंगी एक चीज, राइट। पहले इसका कंपाउंड लिख लो। जैसे इसके अंदर देखो, मैंने आपसे कहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का मतलब है कि भाई यहाँ पे कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। हाँ, कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए एल्कीन बनाने के लिए। एक कार्बन डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन से बनाएगा तो कम से कम 2 कार्बन होने ही चाहिए, ठीक है। सिंगल कार्बन में एल्कीन नहीं बन सकता। सो यहाँ पे कम से कम 2 कार्बन होंगे, ठीक है, 2 कार्बन। जनरल फॉर्म, पहला कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? C2H4। इस सीरीज के एल्कीन फैमिली के पहले मेंबर का नाम क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? C2H4। नाम क्या होगा? नाम कैसे देते हैं? 2 कार्बन है इसलिए इथ, और दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है इसलिए इन, इथ इन। 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए इन। अगर 3 कार्बन है इस सीरीज में, 3 कार्बन है, 3 कार्बन, तो कहीं एक जगह पे डबल बॉन्ड आ रहा है, कहीं एक जगह पे डबल बॉन्ड आ रहा है। पूरी सीरीज में 2-3 बार डबल बॉन्ड, या सारे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं, सारे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं, सिर्फ एक जगह पे कहीं पर भी, पूरी चेन में एक जगह पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम उसको एल्कीन कहेंगे। एंड देन इट इज गोइंग टू फॉलो दिस जनरल फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H6। नाम क्या हो जाएगा इसका? 3 कार्बन में बताओ क्या लगाते हैं? 3 कार्बन में बताओ क्या लगाते हैं? प्रोप। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोप इन। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोप इन। 4 कार्बन में बताओ? C4H8। नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट इन। ये वर्ड रूट्स फॉलो करते चलो, डबल बॉन्ड है तो इन लगाते चलो, ये वर्ड रूट्स फॉलो करते चलो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और ये वर्ड रूट्स लगाते चलो। एल्काइंस, एल्काइंस यहाँ पे एल्काइंस कौन है? 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, पूरी चेन में सिर्फ एक बार भी कहीं पे 2 कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम उसको एल्काइंस बोलते हैं। सफिक्स इसके अंदर आइन लगता है, और जनरल फॉर्मूला हो जाएगा इसका CnH2n-2। जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2।
ठीक है। इसके अंदर भी 2 कार्बन का मेंबर पहला मेंबर होगा और उसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H2। इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करिए, 2 कार्बन और 2 ही हाइड्रोजन, इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करते हुए तो हमारे पास जो इसका नाम आता है बताइए क्या आएगा। 2 कार्बन है तो इथ, और 2 कार्बन है तो इथ, और दोनों कार्बन जो हैं वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, इसलिए आइन, इथ आइन। ठीक है, इथ आइन, YNE, इथ आइन। अब अगर 3 कार्बन है तो C3H क्या हो जाएगा, 3 2 6 -2 4, C3H4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप आइन, प्रोप आइन। ठीक है, प्रोप आइन, क्या नाम हो जाएगा, प्रोप आइन। फिर 4th C4H, बताइए आगे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 4 6, ये हो जाएगा ब्यूट आइन। ठीक है, अब एक चीज जरा ध्यान से देखिए, मैं पेज चेंज कर रही हूं, एक चीज जरा ध्यान से देखिए। एक फैमिली एल्केन्स, एक फैमिली एल्कीन, एक फैमिली एल्काइन, 3 फैमिलीज हमने पढ़ी। ठीक है, पहली फैमिली इसके अंदर हमने पहला मेंबर देखा जो है CH4 C2H6 C3H8 C4H10। अगली सीरीज देखते हैं, पहला मेंबर एब्सेंट होता है C2H4 C3H6 C4H8, 6 है ये, 3 है। इसी तरह इसमें पहला मेंबर एब्सेंट है C2H2 C3H4 C4H6। ठीक है, एंड सो ऑन, C5H10, इधर C5H8 एटसेट्रा एंड सो ऑन, 10 तक ले जाइए इसको। ठीक है, अब आप देखिए इन दोनों के अंदर कितना डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। अगले कंसेक्यूटिव मेंबर्स, इनके अंदर कितना डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। उसके अगले कंसेक्यूटिव मेंबर्स आप देखिए CH2 का डिफरेंस है। सेम हियर, यहाँ पे भी CH2 का डिफरेंस है। अगले 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स CH2 का डिफरेंस है, अगले 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स CH2 का डिफरेंस है। तो इस तरह की सीरीज को एक फैमिली में जब अगला वेरी नेक्स्ट मेंबर आता चला जाता है, कंसेक्यूटिव मेंबर आता चला जाता है, तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। सेम फैमिली की सीरीज होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस, सेम फैमिली। ठीक है, इस सीरीज के अंदर सारे मेंबर्स एल्कीन्स हैं, इस सीरीज के अंदर सारे मेंबर्स एल्काइंस हैं, इस सीरीज के अंदर सारे मेंबर्स एल्केन्स हैं। इसी तरह आप अल्कोहल की सीरीज बना सकते हैं। ठीक है, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। आप देख रहे हैं इसी तरह से जैसे मैंने अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH, फंक्शनल ग्रुप यानी कि जो बताए कि इसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी क्या होगी। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ठीक है, तो ये अल्कोहल की फैमिली। आप देखिए इसके अंदर भी डिफरेंस क्या आता है, हर कंसेक्यूटिव, हर सक्सेसिव मेंबर की हम बात करें, एक प्रीसीडिंग मेंबर, एक सक्सीडिंग मेंबर, मतलब जस्ट आगे वाला और जस्ट पीछे वाला, इन दोनों मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं। हर आगे और पीछे वाले मेंबर के बीच में डिफरेंस सिर्फ CH2 का होता है। तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अब ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे जैसे अब हम नीचे जाते जा रहे हैं एक होमोलोगस सीरीज में, क्योंकि CH2 ग्रुप बढ़ता जा रहा है, तो आप अगर ध्यान से देखें तो बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट्स मास भी बढ़ता जा रहा है। कार्बन का मास है 12, हाइड्रोजन का मास है 2, तो टोटल हुआ कितना 14U। सो 14 एटॉमिक मास यूनिट से जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं एक सीरीज में, हर अगला मेंबर 14 यूनिट से हेवियर है। हर अगला मेंबर, हर सक्सेसिव मेंबर, हर सक्सेसिव वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हम वेरी नेक्स्ट मेंबर की बात कर रहे हैं। हर सक्सेसिव मेंबर जो है वो 14 यूनिट से हेवियर है। हर सक्सेसिव मेंबर 14 यूनिट से हेवियर है। तो जैसे जैसे हम सीरीज में नीचे जाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता चला जाता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती चली जाती हैं, सब्सटेंस ज्यादा डेंसर होता चला जाता है, मास बढ़ रहा है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हो जाएंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, लेकिन
ग्रेजुअली चेंज होता है, अचानक से नहीं। आप पहला मेंबर और आखिरी मेंबर नहीं कंपेयर करेंगे, आप अगला जस्ट वेरी नेक्स्ट मेंबर का कंपेयर करते चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन आ रहा है। ग्रेडेशन मतलब धीरे 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 चेंज आ रहा है, ग्रेडेशन आ रहा है। और इसी वजह से फिजिक्स की क्लास, आई नो, चलिए आज की क्लास यहीं मुझे एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स की क्लास है इसके बाद। आप लोग गूगल फॉर्म भरिएगा, एंड इससे रिलेटेड कुछ और लेक्चर्स लाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। आप लोग जब तक कैरी ऑन करिए। थैंक यू सो मच।